अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दोस्त अजीज़ जो हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो 12 घंटे जो है वो नामालूम अफराद के कस्टडी में रहने के बाद, उनके कब्ज़े में रहने के बाद फ़तह जंग के करीब फ़तह याब होकर वापस तशरीफ़ ला चुके। तो उनके हवाले से जब हमने पोस्ट की तो नीचे आके बहुत सारे लोग ने बिटरली कुछ लिखा। इन लोगों की क्या किस्में होती हैं वो मैं आपको पिछले वीलॉग के अंदर बयान कर चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ लोग ड्यूटी पे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ज़हनी मरीज़ होते हैं, साइको होते हैं, तो लिहाजा इनकी बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल जो उठाया गया, मैंने कहा उसको एड्रेस ज़रूर किया जाना चाहिए। और उन्होंने सवाल ये उठाया कि जी अजीज़ मेमन भी तो एक सहाफ़ी था, आपने उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अजीज़ मेमन साहब अंदरूनी सिंध में कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, देखिए आज तक अभी तक मुझे नहीं पता, ठीक, कॉरेस्पॉन्डेंट थे और उनको वहाँ पे मकामी तौर पे किसी माफिया ने, असली वाले माफिया ने, इमरान खान वाले माफिया ने, असली वाले माफिया के साथ उनका फड्डा हो गया। अब मसला ये है कि हम जो मेन शहरों के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं, हमारे इलाकाई नुमाइंदों के बारे में नज़रियात, ख़यालात और इतलात मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं भी एक अदारे में इस हवाले से एक आला ओहदे पे फाइज था, तो ये बात हमारे इल्म में लाई गई कि जनाब अदारा जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से कुछ नहीं लेता, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट का इंचार्ज होता है वो बहुत अमीर आदमी होता है। और क्योंकि वहाँ के अब छोटे शहर में रहने वाले लोगों का मसला होता है कि जी वो डोरी जिसके ऊपर अदारे का नाम लिखा हुआ वो भी मुझे चाहिए, उसके आगे जो कार्ड लगा हुआ है वो भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइक के साथ लोगो भी चाहिए, ताकि वो किसी भी जगह पे जाके तो अपना तारुफ करवा सके। अब उसको ये तारुफ क्यों चाहिए होता है? जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट है, ये गाड़ी के आगे प्रेस लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने कोई गलत काम करना होगा, तो उसे भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जाके मोहल्ले के या इलाके के जो मुख्तलिफ सरकारी अफसरान होते हैं उनके सामने ज़रा टका शका जमाता है, और ज़ाहिर है हस्बे तौफीक हस्बे रवायत उनकी हल्की फुल्की ब्लैकमेलिंग भी फरमाता होगा, मुअज़्ज़ज़ बना फिरता होगा अपनी तरफ से। तो उसने ये बनना होता है तो ये इसकी कॉस्ट देता है। पाकिस्तान के अंदर 80% सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, और तनख्वाह मिलना तो क्या अदारा या अदारे के लोग उससे वसूल करते हैं। और ये 80% वो लोग हैं जो मुख्तलिफ छोटे शहरों के अंदर काम करते हैं। ये जो बड़े शहर हैं 4-5, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिंडी, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, कोयटा, ये जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद, सखर टाइप के, वहाँ पे तो अब टीवी की बदौलत कुछ लोगों को तनख्वाह मिलती है, वहाँ पे लोग तनख्वाहदार होते हैं। लेकिन जो बड़े छोटे शहर हैं वहाँ पे तो यही चल रहा है पुराना सिस्टम जो अखबारात से इनहेरिट किया टीवी ने। अखबारात के दौर के अंदर उन लोगों से आम की पेटियाँ या घी के कनस्तर, ठीक है, देसी घी के, वही मंगवाने पे वो होता था। अब चूँकि मामला जदीद हो गए तो अब कैश भी उनसे मांग लेते हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट वाले 99% ये पैसे इसी स्टाफ के पास रहते हैं, अदारे के अकाउंट में नहीं जाते। ये एक्सप्लॉयटेशन होती है, ब्लैकमेलिंग होती है उन लोगों की जिन्होंने आगे ब्लैकमेल करना होता है। तो मैं आपकी उसकी बड़ी मिसाल दूं जिसके अंदर ज़ाती तौर पे मैं कुछ अरसे के लिए मुंसलिक हुआ था या मुलव्वस हुआ था आप कह लें। वो ये था कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उसकी, कि एक स्टोरी ब्रेक हुई कि जनाब साहिवाल में, मेरा बर्थ प्लेस भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो शहर, साहिवाल में एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया है जो कि एक अदारे की, टेलीनॉर की सिमें, एक्टिवेटेड सिमें लेके तो वज़ीरिस्तान सप्लाई करने के लिए जा रहा था। अब जनाब उसको गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पे CTD ने मुंतकिल कर दिया है और उससे तफ्तीश हो रही है और ये हो रहा है और इस जगह से गिरफ्तार हुआ, और पूरा दिन तमाशा चला जी। वो सुबह 8-10 बजे, कोई 11 बजे कहीं ब्रेक हुई। हम जब शाम को झूमते जामते TV प्रोग्राम करने पहुंचे तो वो प्रोड्यूसर ने बताया कि जी ये भी टॉपिक है और इसी से इब्तदा करें। हमने जनाब प्रोग्राम खड़काया है इसके ऊपर और जाके घर को सो गए, घर में सो गए। सोने से पहले जो है वो एक फ़ोन आया, वो फ़ोन आया उस बंदे का जो बंदा गिरफ्तार हुआ था, उसके मामू थे। अच्छा, हमसे उनकी याद अल्लाह को पिछली 2-3 दहाइयों से थी। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अपना आज का काम कर लिया और हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब हमारी कहानी भी सुन लें। मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये बंदा कौन है जो पकड़ा गया? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो जो TV पे आ रहा था खबरों के ज़रिए उसका है। कहते ये मेरा भांजा है और ये कार्डिफ UK से जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री करके मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए वापस आया था और वापस आकर टेलीनॉर में मुलाजम हो गया था। अच्छा जी,
और टेलीनॉर के अंदर मुलाजम था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये साहिवाल रीजन के अंदर जो आते हैं ना, उकाड़ा, पाकपतन, आरफ वाला, चीचा वतनी, गोगेरा, ये इस टाइप के उकाड़ा कैंट, ये जो छोटे छोटे मराकज़ हैं, अर्बन सेंटर्स हैं सेंट्रल पंजाब के, यहाँ पे वो मार्केट करता था। मैंने कहा ठीक हो गया। कहने लगे ये जो कैंट का उनका डीलर था या छोटा फ्रेंचाइजी कह लें वो था, ये पिछले 6 माह से ना अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहा था और वो उसको वार्निंग दे रहा था। ठीक हो गया। और वो उसको वार्निंग दे रहा था कि जनाब आप टारगेट्स पूरे करें वरना हम आपसे ये डीलरशिप रिवोक करके किसी और को दे देंगे। कहने लगे जी 6 महीने के बाद उन साहब ने गए और उनको कहा कि जनाब आपकी डीलरशिप ख़त्म है। उनसे जो पड़ी हुई सिमें थी वो उठा के वापस ले आए। उनमें से बहुत सारी सिमें ऐसी थी जो वो उनको पिछले 6 महीने में एक्टिवेट मतलब सोल्ड दिखा रहे थे, वो भी वहीं पे पड़ी हुई थी। अब वो साहब जो थे वो ये सारी सिमें उठा के तो जब वापस पहुँचे तो वो बंदा जो जिससे ये सहूलत या ये हैसियत या डीलरशिप वापस ली गई थी वो ARY का नुमाइंदा भी था। उसने ARY में खबर ब्रेक करवा दी कि ये एक दहशत गर्द है और ये यहाँ से सिमें लेके ले जा रहा है। वो बंदा जो है वो शहर में दाखिल हुआ है और नहर का पुल क्रॉस नहीं कर सका। अगर साहिवाल का कोई रहने वाला हो तो समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। और इस दौरान जनाब उसको CTD ने छापा मारा उसके सर के ऊपर। CTD थी या जो भी थे, उन्होंने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसको मुंतकिल कर दिया। तो उनके मामू ने मुझे बताया कि आपको पता है कि इस वक्त लम्हा मौजूद में एक उकाड़ा कैंट में उससे एक मेजर साहब तफ्तीश फरमा रहे हैं और उल्टा लटकाया हुआ है उसको। मैंने कहा जी अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूँगा, मैं इंशाल्लाह अगले 1-2 घंटे के अंदर उसको रिलीफ दिलवा लूँगा, कुर्सी दिलवाने में काबिल हो जाऊँगा। वो बेसिकली पाक फौज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किया करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। ज़ियाउल हक साहब वो भी इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। ज़ियाउल हक साहब उनको बाहर से लाए थे। पाकिस्तान में CNG के बुनियाद कह लें उन साहब ने रखी थी। तो कहने लगे कि मैं वो करवा लूँगा, मैंने अपने सारे वो ऑन कर दिए हैं। तो ऐसे ही बैठा हुआ था तो आपका याद आया तो मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर दूँ। अगले दिन हमें पता चला और कि वो जनाब वो बच्चा जो है उससे को तफ्तीश करके बेगुनाह पाया गया है और उसको रिहा कर दिया गया। और रिहाई में उसके कोई लग गए कोई 8-10 दिन, लेकिन 8-10 दिन के अंदर उसके साथ वो नहीं हुआ जो पहले 1-2 घंटों में हो गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हज़रात जो हैं इनके कितने कितने इंटरेस्ट होते हैं, छोटे छोटे इंटरेस्ट होते हैं और ये उसकी बुनियाद के ऊपर कितना हैविक प्ले कर देते हैं। हमने फिर अगले दिन इस अपनी पिछले दिन वाले प्रोग्राम को अनडू किया और हमने असली कहानी सुनाई। फिर 2-3 और TV चैनल भी जो थे वो 1-2 दिनों में असल कहानी लेके सामने हो जाए। लेकिन उस वक्त तो उसने इस ख़ानदान के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर क़यामत गिरा दी ना। ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैठे होते हैं वहाँ पे। वो बच्चा पाकिस्तान छोड़ के चला गया जी। उसके बाद वो 8-10 दिन उसे रिहा होने में लगे और अगले कोई 5-6 माह उसको अपने आप को टोटली क्लियर करवाने में लगे कि हु ही वाज। और इस सूरत में ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली नॉर्वे की टेलीनॉर कंपनी पूरी इन्वॉल्व हुई। उसका रीजनल हेड, उसका सेंट्रल HR का हेड फ्लाई करके पाकिस्तान पहुंचे, वो इन्वॉल्व हुए। नॉर्वे की एम्बेसी इन्वॉल्व हुई। उस बच्चे की सारी जो थी वो हिस्ट्री कि वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या था वो सारी खंगाल के पेश की गई हमारे अदारों की तरफ से। और व्हेन इंटरनेशनल प्रेशर भी आ गया और लोकल भी परसुएशन हुई, प्रेशर नहीं हुआ, परसुएशन हुई। उसके नतीजे में उस बच्चे को अपने आप को बेगुनाह, सर्टिफाइड बेगुनाह साबित करते हुए 6 माह लग गए। और 6 माह के बाद कोई 2-3 हफ्तों के बाद वो बच्चा यहाँ से गायब हो गया अपनी फैमिली समेत और आजकल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ पे बड़ी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने भी स्टैंड लिया था वो उकाड़ा वाले कॉरेस्पॉन्डेंट के हवाले से कि उसने बड़ी अच्छी खबर दी होगी, उसने ना सिर्फ मुझे जलील किया, मेरे अदारे को भी जलील किया, मेरे प्रोफेशन को भी जलील किया, मेरे मुल्क को भी जलील किया। तो मुझे क्या पता, मैं तो मोहतात हूं। अब जो अजीज मेमन के इर्द गिर्द थे वो मुजरम है इसके। उन्हें बताना चाहिए था पूरी दुनिया के अंदर कि वो क्या था, वो क्या काम करता था, उसका पार्ट टाइम काम क्या था, उसका फुल टाइम काम क्या था और उसके साथ जुल्म क्या हुआ।
मैं तो किसी जिम्मेदारी बगैर किसी जिम्मेदारी के किसी शख्स की मुदाफियत में नहीं उतरूंगा ना, जब तक मुझे पूरे पस मंजर का नहीं पता, जब तक कि मेरे पास ये बैकग्राउंड भी मौजूद है। ठीक है, तो असल में जब आपका कोई अजीज या दोस्त जो है वो उठाया जाता है, और पाकिस्तान में ये चलन आम है, मीडिया पे इसकी कवरेज नहीं मिलती, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, ये एक अलग वीलॉग का तकाजा करता है। उसकी इश्यूज़ को उठाने के लिए आप क्या तरीक़ाकार आजमाएं कि उसकी सलामती भी यकीनी हो जाए, वो किसी जाली पुलिस मुकाबले में पार भी ना कर दिया जाए, और फिर उसको ला तक रसाई भी, कानून तक रसाई भी मिल जाए। इसके लिए क्या तरीक़ाकार है, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन उसके लिए अलग से करूँगा। अजीज़ मेमन के साथ जुल्म हुआ है, तो अगर उसके लोग जो हैं वो मुझे नहीं बता सके, मैं सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप हर वक्त ऑन रहता है, तो अगर वो मुझे नहीं बता सके तो इसका मतलब वो अपना केस प्लीड करने के अंदर बुरी तरह फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगरचे मेरा फैसला पता नहीं क्या होता, लेकिन इतला तो मेरे तक पहुंचती ना। तो इसलिए कराची में कोई शख्स उठाया जाए, या पेशावर में उठाया जाए, या डेरा इस्माइल खान में उठाया जाए, या कोयटा में उठाया जाए, अगर उसके लिए आवाज़ बुलंद होने के अंदर कोई कसर है तो वो पहले नंबर पे तो खुद उसका जिम्मेदार है, और दूसरे नंबर के ऊपर वो लोग जिम्मेदार हैं जो उसके मुतल्लिकीन हैं। जितनी जल्दी आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे उतनी जल्दी उसकी जान की सिक्योरिटी जो है वो यकीनी हो जाएगी। उम्मीद है कि जिन्होंने ये फीडबैक दिया था वो ज़रा गुस्से को थूक कर या तहम्मुल से इस पर गौर करेंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या किया था। अल्लाह आपको आसानियाँ अता किए करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।